11 मार्च 2011 वो तारीख जिसने जापान के इतिहास को बदल कर रख दिया। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। ये जापान के होन्शु आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में स्थित था। उस दिन पावर प्लांट के वर्कर्स आम दिनों की तरह ही अपना काम कर रहे थे। आइलैंड पर भी सब कुछ सामान्य था। तभी 9.0 तीव्रता के एक भयानक भूकंप ने पूरे होन्शु आइलैंड को हिलाकर रख दिया। यह अब तक का जापानी इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था। भूकंप के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठी जिन्होंने फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को बुरी तरह से तबाह कर दिया। सुनामी के कारण पावर प्लांट की बिजली चली गई और रिएक्टर्स के अंदर कूलेंट प्रोसेस रुक गया। ऐसा होते ही सभी वर्कर्स ने बैकअप जनरेटर्स को ऑन कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में समुद्र का पानी जनरेटर रूम में भरने के कारण सभी जनरेटर्स बंद हो गए। जनरेटर्स बंद होने के कारण पावर प्लांट में मौजूद रिएक्टर 1, 3 और 4 की कोर कूलेंट प्रोसेस रुकने के कारण काफी गर्म हो गई, जिससे रिएक्टर्स में एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने रिएक्टर्स को चारों ओर से घेर लिया, जिससे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा के जरिए पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गए। इस दुर्घटना में कई हजार लोग प्रभावित हुए। वहीं 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इस दुर्घटना के बाद जापान ने अपने 54 में से 44 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तुरंत बंद कर दिया। ये डिजास्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर की पूरी कहानी। दोस्तों, जापान में हुए फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर के पीछे भूकंप मुख्य जिम्मेदार था, क्योंकि भूकंप के कारण ही समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों ने सुनामी को जन्म दिया, जिसने फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को बुरी तरह से तबाह करके रख दिया। दरअसल जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ ऐसे बड़े बड़े भूकंप आते रहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर मौजूद होने के कारण भूकंप के प्रति काफी सेंसिटिव है। ये क्षेत्र अपनी तीव्र भूकंपीय गतिविधि और लगातार भूकंप के लिए जाना जाता है। जापान में इतने भूकंप आने के कुछ मुख्य कारण हैं, तो आइए पहले जानते हैं उन कारणों के बारे में। पहला है टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं। जापान आज जहां स्थित है वहां 4 टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं: पैसिफिक प्लेट, फिलिपियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन चारों प्लेटों के लगातार हलचल के कारण ही जापान में इतने भूकंप आते हैं। दूसरा है सबडक्शन जोन। जापान सबडक्शन जोन से घिरा हुआ है, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे और फिलिपियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबा हुआ है। ये सबडक्शन तीव्र दबाव बनाता है और शक्तिशाली भूकंप का कारण बनता है। तीसरा है वोल्केनिक एक्टिविटी। वहीं रिफ्रैक्टिव फोर्स जो भूकंप का कारण बनता है, वो वोल्केनिक एक्टिविटी में भी अपना योगदान देते हैं। जापान में कई एक्टिव वोल्केनो है जो भूकंप की घटना को भी प्रभावित करते हैं। ये तो बात हुई कि आखिर जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि 11 मार्च 2011 के उस दिन फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट के अंदर क्या हुआ, जिसने इसे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक बना दिया। 11 मार्च 2011 के उस दिन फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट ने आम दिनों की तरह ही अपना काम शुरू किया, जिसमें वर्कर्स अपना रूटीन वर्क कर रहे थे। ये पावर प्लांट जापान के सबसे बड़े आइलैंड होन्शु के नॉर्थ ईस्ट में स्थित था और कई दशकों से काम कर रहा था, जिसमें 6 रिएक्टर्स आसपास के क्षेत्रों को बिजली प्रदान कर रहे थे। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट के वर्कर्स भूकंप के खतरे से वाकिफ थे, जिस कारण सुरक्षा अभ्यास उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। लेकिन 11 मार्च 2011 की सुबह सामान्य सी लग रही थी। प्लांट में मौजूद सभी 6 रिएक्टर्स अपना काम कर रहे थे। तभी स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:46 पर जापान में एक भयानक भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.0 थी। ये अब तक का जापानी इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था, जिस कारण पावर प्लांट के अंदर अलार्म बजने लगा। एहतियात के तौर पर सभी वर्कर्स ने रिएक्टर्स को बंद कर दिया। रिएक्टर्स को स्टेबल करने के लिए इमरजेंसी कूलेंट सिस्टम को स्टार्ट किया गया। वर्कर्स अभी रिएक्टर को कूल करने में लगे ही थे कि उनके सामने एक नया खतरा आ गया। भूकंप के कारण समुद्र में एक शक्तिशाली सुनामी ने जन्म लिया, जो तट की ओर तेजी से बढ़ी। कुछ ही मिनटों में 14 मीटर ऊंची लहरें पावर प्लांट से टकराई, जिन्होंने पूरी तरह से पावर प्लांट को तबाह कर दिया। सुनामी के कारण पूरे पावर प्लांट के अंदर पानी भर गया, जिससे पूरे पावर प्लांट की बिजली गुल हो गई और कूलेंट प्रोसेस रुक गया, जिसे वापस शुरू करने के लिए प्लांट के बेसमेंट में मौजूद डीजल जनरेटर्स को ऑन किया गया। लेकिन अफसोस, कुछ ही देर में समुद्र का पानी जनरेटर्स रूम में भर गया और जनरेटर्स बंद हो गए। बिजली न होने के कारण रिएक्टर्स 1, 3 और 4 का कूलेंट प्रोसेस रुक गया। वर्कर्स ने मैन्युअली बिजली लाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। कूलेंट प्रोसेस बंद होने के कारण रिएक्टर्स गर्म होने लगे। जैसे जैसे रिएक्टर गर्म होते गए, वैसे वैसे हाइड्रोजन गैस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में भरती गई,
जिसके बाद रिएक्टर्स 1, 3 और 4 में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। रिएक्टर्स आग की लपटों से घिर गए। धमाके के कारण पावर प्लांट की छत उड़ गई, जिसके कारण रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा और समुद्र में फैल गया। ये दुर्घटना दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक था, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। 11 मार्च 2011 के फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जापान और पूरी दुनिया को इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट से जूझना पड़ा। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद जापानी सरकार ने पावर प्लांट के 20 किलोमीटर के रेडियस को इमरजेंसी जोन डिक्लेयर कर दिया। लगभग 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके किसी और स्थान पर बसाया गया, जिसके लिए एक नए शहर की भी स्थापना की गई। रेडियो एक्टिविटी के प्रभाव को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र से लाखों टन मिट्टी को हटाया गया। वहीं रेडिएशन से इफेक्टेड समुद्र के पानी को साफ किया गया। वहीं उस क्षेत्र में मौजूद सभी घरों को सैनिटाइज किया गया ताकि उन पर रेडियो एक्टिविटी का असर ना रहे। ये तो बात हुई शॉर्ट टर्म इफेक्ट की। अब आइए बात करते हैं आखिर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुए। सबसे पहले तो डैमेज रिएक्टर्स को बंद किया गया ताकि रेडिएशन और ना फैले, क्योंकि ऐसा होने पर रेडिएशन को खत्म करने में और ज्यादा समय लगेगा, जिसमें जापानी सरकार के अनुसार रेडिएशन को खत्म करने में कई दशक लग सकते हैं। रेडिएशन का होन्शु आइलैंड पर रहने वाले सभी लोगों पर काफी असर पड़ा। उनके स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। होन्शु आइलैंड पर मिट्टी, जल और पर्यावरण में फैले रेडिएशन के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस आपदा के कारण जापान की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा, जिसमें सफाई से जुड़ा खर्च और प्रभावित व्यक्तियों का मुआवजा भी शामिल था। क्षेत्र में रेडिएशन बढ़ने के कारण कृषि उद्योग और मछली उद्योग काफी प्रभावित हुए। उच्च रेडिएशन के कारण कुछ क्षेत्र रहने योग्य नहीं रहे, लेकिन जापानी सरकार और स्थानीय लोगों ने उन क्षेत्रों को भी रहने लायक बनाने की कोशिश की। उन्होंने बुनियादी ढांचे और घरों का निर्माण किया। इस दुर्घटना के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की पॉलिसी को सुधारा। कई देशों ने रिएक्टर्स की वीकनेस को चेक किया और सुधार के लिए जरूरी बदलाव किए। कुछ देशों में जनता के बीच न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर डाउट्स बढ़ गए। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बहस बढ़ गई। कुछ देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर अपनी निर्भरता को खत्म कर दिया। दोस्तों, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जापानी जनता के बीच काफी तेजी से मांग उठी कि जापान में मौजूद सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये काफी हार्मफुल है। लोग काफी डरे हुए थे कि जापान में फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर की तरह कोई और न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो, और लोगों के इसी डर को समझते हुए जापानी सरकार ने तुरंत जापान में मौजूद 54 में से 44 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर दिया। हमारे अनुसार न्यूक्लियर एनर्जी का एक क्लीन सोर्स है, जिससे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि न्यूक्लियर एनर्जी को सही से और सावधानी से यूज ना किया जाए तो ये फुकुशिमा और चेर्नोबिल जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर्स को जन्म दे सकती है। अगर आप चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।